जैसा कि आज बात करेंगे आपके सामने रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का रिवोल्ट, जो आधुनिक भारत में बहुत भूमिका निभाया है। चाहे भारत की आज़ादी की बात कर लें या फिर हमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, यानी हमें करना क्या है, क्वेश्चन तो बनाने हैं जीएस में। तो 1857 के रिवोल्ट ने अहम भूमिका निभाई भारत की आज़ादी में, वो समझेंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या कोई भी रिवोल्ट, कोई भी विद्रोह का एक कारण हो सकता है? आखिर जब हम काउजेज देखते हैं 1857 का रिवोल्ट क्यों शुरू हुआ, रीजन क्या था, क्योंकि हमें कई सारे एक्सपेक्ट देखने होते हैं। रिवोल्ट क्यों हुआ, मेरी बात समझना। रिवोल्ट होने के बाद कौन जीता कौन हारा, सबको पता है। भारत की हार हुई, भारत के सैनिकों की हार हुई। और फिर अगर हार नहीं होता तो 100 साल पहले भारत आजाद हो जाता अराउंड, क्योंकि 1947 और 1857 की बात करें। और कोई भी विद्रोह का एक कारण हो ही नहीं सकता है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं। तो देखेंगे क्या क्या कारण है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो ये रिवोल्ट है, इस रिवोल्ट के कारण परिणाम क्या क्या देखने को मिले, यानी रिजल्ट क्या आया। क्या भारत के फेवर में आया, या अंग्रेजों के फेवर में आया, या यहां से अंग्रेजों में सुधार देखने को मिला, या फिर अपने पुराने रवैये पे ही अंग्रेज चलते रहे। कई सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि क्या ये 1857 का जो रिवोल्ट है, विद्रोह है, सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने विद्रोह किया, या कोई और ने विद्रोह किया। और अगर भारत की हार हुई, भारत के सैनिकों की हार हुई, तो क्या कारण था हारने का, रीजन क्या था हारने का, क्यों हारे। इन सब पर चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में, यानी द रिवोल्ट ऑफ 1857। बिल्कुल मेरी बात समझना, मूवी की तरह समझना, फिल्म की तरह समझना, बहुत मजा लगेगा। और अगर ऐसे समझोगे कि सर हमें हिस्ट्री याद नहीं होता है, कैसे क्या करें, कभी भी समझ नहीं आएगा, बराबर प्रॉब्लम करेगा। तो बिल्कुल उसके मूवी की तरह समझना, कैसे मैं कह रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, कैसे जोड़ रहा हूं, बिल्कुल समझोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1857 का जो विद्रोह है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्यों महत्वपूर्ण मील का पत्थर है? क्योंकि इस रिवोल्ट के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है और यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले भारत पर शासन हो रहा था किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के द्वारा। अब शासन किसके द्वारा हो जा रहा है भारत पर? वहां की सरकार के द्वारा। और इस युद्ध ने हमें काफी कुछ सिखा दिया। एक बार तो हार गए, अब युद्ध के तरीके बदल गए अंग्रेजों से लड़ने का। उसी का तो नतीजा है कि अराउंड 90 ईयर्स, आफ्टर 90 ईयर्स अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए। और साथ ही साथ ये देखें कि एट प्रेजेंट इस समय गवर्नर जनरल कौन है भारत के? लॉर्ड कैनिंग है। यानी अब देखिए क्वेश्चन बना आपका, जिस समय भारत में 1857 का रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। क्यों मील का पत्थर साबित हुआ? क्योंकि इसने ये भारतीयों में सिखा दिया कि अब अंग्रेजों से युद्ध कैसे करना है, लड़ाई कैसे करना है, कैसे लड़नी है। क्योंकि इस युद्ध में पता है यूनिटी थी ही नहीं, इस युद्ध में यूनिटी थी ही नहीं, एकता था ही नहीं। जब यूनिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? हारेंगे हम लोग। जब यूनिटी नहीं है तो क्या होगा? टुकड़ों में लड़े हम लोगों ने, टुकड़ों में लड़ाइयां करी। ऐसे समझो, यह हमारा हाथ है 5, अब हमें यह ग्लास को उठाना है, तो अब यानी पूरा हाथ समर्थन दिया है। अगर हाथ समर्थन ना दे
तो क्या होगा, हम छोटा सा ग्लास को नहीं उठा पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि इस रिवोल्ट में कई सारे ऐसे लोग थे जो युद्ध में पार्टिसिपेट किए ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एडुकेटेड क्लास थे, पढ़े लिखे थे, वो अंग्रेजों का भक्त बने रहे, वो अंग्रेजों के भक्त बने रहे, ये पार्टिसिपेट किए ही नहीं। इस कारण से 1857 के रिवोल्ट में भारतीयों की पराजय देखने को मिलती है। हमेशा एक क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा वर्ग 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया? शिक्षित वर्ग, एडुकेटेड वर्ग, एडुकेटेड क्लास। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखें। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर जब रिवोल्ट हुआ, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? एट दिस टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज पामस्टन। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे और विद्रोह के दौरान भारत में कंपनी की सेनापति या कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल थे। यानी दो चीजें निकल कर आई। गवर्नर जनरल की बात किया कैनिंग, प्राइम मिनिस्टर की बात करें पामस्टन, और कंपनीज कमांडर की बात करें, सेनापति की बात करें कॉलिन कैंपबेल। यानी तीन चीजें निकल कर आई। सेनापति, इनके नेतृत्व में भारत में लड़ाइयां लड़ी गई। अब देखते हैं विद्रोह के कारण। तो रिवोल्ट होने के पीछे रीजन क्या था भारत में, कारण क्या था? तो मैंने क्या कहा, कोई भी विद्रोह होने के पीछे एक कारण नहीं हो सकता है, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, टुकड़ों में बांट कर देखा, तब समझ में आया कि ये सब कारण है 1857 के रिवोल्ट के पीछे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ combination of political, economic, socio-religious, military and immediate कहें या कंटेम्पररी कहें, तत्कालिक इमीडिएट कॉजेज कहें या कंटेम्पररी कॉजेज कहें, दोनों में कोई डिफरेंसेज नहीं है। तो समझते हैं बच्चों एक एक करके कि राजनीतिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, धार्मिक कारण क्या है और सैन्य तात्कालिक कारण क्या है। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण। सबसे पहले आता है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हिंदी में कहते हैं हड़प का सिद्धांत या हड़प नीति। मेरी बात समझना, क्वेश्चन क्या आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। ये क्या था ना, हड़प नीति क्या था, मेरी बात समझना। हड़प नीति है कि पता करो उस राजा के बारे में जिसको पुत्र और पुत्री नहीं है। अब पुत्र और पुत्री नहीं होगा तो उसका उत्तराधिकार कौन होगा? भाई गोद लेंगे, भारत में गोद लेने की प्रथा तो है ही, इसीलिए व्यपगत के सिद्धांत को गोद निषेध प्रथा भी कहते हैं। गोद निषेध प्रथा भी कहते हैं, यानी अब आप, अगर आपका बच्चा नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते हो, गोद नहीं ले सकते हो। यार ये क्या बात हो गई, भाई हमारा बच्चा नहीं है तो हम अपने शासन को चलाने के लिए गोद तो लेंगे नहीं। डलहौजी ने कहा व्यपगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, हड़प नीति है, हम आपके राज्य को मिला लेंगे। पता लगाया गया, कई सारे ऐसे राज्य मिले। क्वेश्चन क्या आएगा, पहला राज्य जो व्यपगत के सिद्धांत के तहत, हड़प नीति के तहत, गोद निषेध प्रथा के तहत जिसको हड़पा गया, मिलाया गया, सतारा। सतारा पहला राज्य है जो कहां पर है, महाराष्ट्र में, जिसे व्यपगत के सिद्धांत के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाया गया, हड़पा गया। दूसरा था जैतपुर, संभलपुर, नागपुर, झांसी। ये देख लो सब सीक्वेंस में है, ये सब
सीक्वेंस में है, अरेंज करने के लिए जब कहा जाएगा तब आपको पूछा जाएगा, तब ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यानी अब उदयपुर राजस्थान मत समझना बच्चों, ये छत्तीसगढ़ में है। सतारा, जैतपुर और संबलपुर, नागपुर, झांसी और उदयपुर छत्तीसगढ़ 1854, टोरे और आरकोट 1855 और हड़प सिद्धांत के आधार पर मिलाया गया था। लेकिन अवध बेचारा, जो लखनऊ कहते हैं हम, पता है लखनऊ की बात करें तो ये सब कुछ सही था, इसका पुत्र पुत्री भी कहे, और अवध अंग्रेजों के प्रति वफादार भी था, फिर भी इसे मिला लिया गया। पता आरोप क्या लगाया गया? अवैध प्रशासन, मल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी आप प्रशासन नहीं चला पा रहे हो, आपके प्रशासन से जनता त्रस्त है, इसीलिए हम इसे मिला लेंगे। सोचो कैसा आरोप लगाया गया। क्वेश्चन आता है अवैध प्रशासन के आधार पर या कुप्रशासन के आधार पर। अवैध की जगह पे कु कर दे। कुप्रशासन के आधार पर किस साम्राज्य को मिलाया गया था? अवध को मिलाया गया 1856 में, 1856 में। अब बात करें सब्सिडरी अलायंस। सर जरा मुझे मिस्टर इंडिया बना दिया जाए। सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। सहायक संधि लाया किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। समझना कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सहायक संधि क्या है ये पहले समझते हैं, इसके बाद ये आइडिया लग जाएगा। वेलेस्ली ने कहा कि सर आपको अपने राज्य में ब्रिटिश आर्मी रखनी होगी, ब्रिटिश आर्मी रखनी होगी। भारतीय शासक ने कहा सही है भाई, जब इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी रखनी होगी तो भारतीय शासक को क्यों अच्छा लगता है पहले ये समझते हैं। क्योंकि इस समय क्या होता है, एक राजा दूसरे राजा से वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, तब ये ब्रिटिश आर्मी मदद करेगा। तब जाहिर सी बात है यार, हम दूसरे से लड़ेंगे, कोई राजा हमें, कोई आर्मी हमें मदद करे, तो हर कोई चाहता है ऐसा। शुरुआत में तो राजा को अच्छा लगा, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रिटिश आर्मी के जो मुखिया होते थे, सेनापति होते थे, रेजिडेंट होते थे, वो राजा के आंतरिक मामलों में दखल देने लगे। समझना, अब जैसे ही दखल देने लगे राजा को खलने लगा। अरे यार ये तो ठीक है भाई, तुम हमारा मदद करो, लेकिन तुम हमारे मामले में तो दखलंदाजी ना करो। धीरे धीरे दखल देने लगे। और पता है ये इनका खर्च कौन उठाएगा? राजा उठाता था। और बदले में अंग्रेजों को फायदा क्या था? ये राजा किसका संबंध किस राज्य से कैसा है, ब्रिटिश आर्मी के जरिए ब्रिटिश प्रशासन को अंग्रेजों को मिल जाता था। वही है सहायक संधि। सहायक संधि को लाया किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और पहला राज्य हैदराबाद जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। बच्चों समझ में आया यहां तक? अगर समझ में आया हो तो बताना। यानी हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। अन्य राज्यों की बात करें, कौन कौन था जो इसे स्वीकार किया? तंजौर 1799, अवध पर भी थोप दिया गया। पेशवा, भोसले, सिंधिया, सब के सब इस संधि को स्वीकार कर लिए। ठीक है सर, मुझे स्क्रीन पे लाया जाए। इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। वो तो पॉलिटिकल कारण में, और कुछ पॉलिटिकल कारण में पता क्या था? पॉलिटिकल कारण में मुगल बादशाह को, मुगल शासक को पता अंग्रेज पुत्र कहकर पुकारते थे, सन कहते थे, पुत्र। यार अब सोचो, पुत्र कह रहे हो यार एक शासक को, भाई जो मुगल बादशाह हमारा राजा है उसको आप पुत्र कह दे रहे हो, कितनी गलत बात है। तो ये सब छोटे छोटे कारण ना राजनीतिक कारण में देखे जाते हैं। आर्थिक कारण की बात करें
भारतीय व्यापारी पर काफी टैक्स लगा दिया गया ताकि वो व्यापार ना कर सके और अंग्रेजी व्यापार हमारा आगे बढ़ सके। जबरन उत्पीड़न, आप टैक्स नहीं दे पा रहे हो फिर भी आपसे निचोड़ा जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप गन्ना का जूस पीते हो और गन्ना जब पूरा रस निकाल दिया जाता है फिर भी गन्ने को हम डालते हैं कुछ तो निकल जाए, वैसे ही गन्ने की तरह निचोड़ा गया भारतीयों को। टैरिफ नीति के तहत भारतीय उत्पादों के खिलाफ भेदभाव, यानी अब भारतीय सामानों पर टैक्स लगा दिया गया, विदेशी सामानों पर टैक्स नहीं था। इससे क्या हो गया, हमारे बिजनेस, हमारे व्यापार खराब हो गए। पारंपरिक हस्तशिल्पों का विनाश। अब ऐसे समझो, अगर आपको हाथ वाले पंखे हैं, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, कोई खरीदता है? अब नहीं खरीदता है। क्यों नहीं खरीदता है? सर एक से एक खूबसूरत पंखे आ गए हैं, एक से एक खूबसूरत पंखे आ गए हैं, यानी पारंपरिक जो हस्तशिल्प है, हाथों से बनाए जाते थे, वो सब के सब नष्ट होने लगे। वहां से ब्रिटेन, अंग्रेज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बना हुआ सामान लेकर आने लगे। किसानों, कारीगरों, छोटे जमींदारों को इससे नुकसान पहुंचा, आघात लगा। अब आर्थिक कारण में एक धन का निष्कासन है। क्वेश्चन क्या आएगा, द ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। धन का निष्कासन क्या है? इन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत से कैसे कैसे किस किस रूप में पैसे ले जा रहे हैं। कैसे कैसे किस किस रूप में ले जा रहे हैं मतलब, भैया अब जो अंग्रेज यहां काम कर रहे हैं उनको आप सैलरी दे रहे हो, वो कैसे दे रहे हो? इंडियन रुपीज में तो दे रहे हो। हम गिफ्ट दे रहे हैं इनको, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, ब्रेबी घूस देते थे। अरे बात समझ में, यानी अजीब अजीब तरीके से यहां से पैसा जाने लगा विदेश। अंग्रेज कहां? इंग्लैंड। तब दादा भाई नौरोजी कहते हैं एक पुस्तक में, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पूरा नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का नाम समझना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसके द्वारा लिखा गया? द ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिसमें धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। आ रही बात समझ में? कितने क्वेश्चन बनेंगे इससे, केवल इस टॉपिक से। सामाजिक धार्मिक कारण, द लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का वैधीकरण। लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल, आपको पता है। अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। पहले क्या होता था हमारे धर्म में, हमारे समाज में होता था कि विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती है, विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती है। तो इन्होंने कानून बना दिया, बोला नहीं, विधवा दोबारा विवाह कर सकती है। अब बच्चों ये तो हमारे लिए अच्छी थी ना, ये हमारे लिए अच्छा खबर था। लेकिन जो परंपरावादी थे, ट्रेडिशनल थे, उनको लगा यार ये धीरे धीरे हमारे सामाजिक जो ताना बाना है, स्ट्रक्चर है, उसको ये क्या करेगा? खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तब जितने भी परंपरावादी थे वो सब इंतजार करने लगे मौके का, कि जब मौका मिलेगा चौका मारेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध। यानी ये अब पता चलता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सही है, क्योंकि एक महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है जब उनका पति मर जाता है और जब वो विवाह नहीं करती है। तब उस समय सोचो कितनी बुरी स्थिति रही होगी। लेकिन समाज के ठेकेदारों ने उस समय इस युद्ध में भी पार्टिसिपेट कर लिया। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 लॉर्ड बेंटिंग के मदद से राजा राम मोहन राय ने से, राजा राम
मोहन रॉय ने क्या किया, इसे हटाया। सती प्रथा पता ही क्या है, जिस स्त्री का पति मर गया साथ में उस स्त्री को भी जला दिया जाता था जिंदा। सोचो यार कैसा, मतलब कितने क्रूर प्रथा थे ये। तो उस समय जितने भी परंपरावादी वाले थे, रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, इसका विद्रोह किए और युद्ध में शामिल हो गए। ईसाई मिशनरी, हाँ ये हमारे लिए बहुत नुकसान था। 1813 का चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरी का भारत में आगमन होता है। ठीक है, आओ हम सबको गले लगाते हैं, क्योंकि जितने सारी कंपनियां आई है भारत ने क्या किया, सबको गले लगाया है। ईसाई मिशनरी का भी आगमन हुआ, आए तो सही। अब ये क्या करने लगे, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। पढ़े लिखे थे ना, ये बताने लगे कि भारतीय धर्म बहुत निकृष्ट है, हमारा धर्म सर्वोपरि है। इससे भी बात नहीं बनी। इस चार्टर एक्ट के तहत अब ईसाई भारत में बस सकते थे, बस जाओ। लेकिन क्या करने लगे कि अगर आप ईसाई धर्म स्वीकार करोगे तब आप पर गोद निषेध प्रथा अलाउ नहीं होगा, टैक्स में रिबेट मिलेगा, यानी लालच देने लगे, जिससे धार्मिक रूप से हमारी आस्था को ठेस पहुंची और हमने भी इस युद्ध में भाग लिया। वही कहा कि रूढ़िवादी और परंपरावादी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। जो ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है, उनको क्या हुआ, ठोस पहुंचा कि हमारे भाई धर्म को क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। सैन्य कारण, मुख्य रूप से 1857 के रिवोल्ट की बात करें तो सैनिकों ने विद्रोह को आगे बढ़ाया। सैनिकों ने ही विद्रोह किया, कह दें इसे। क्या होता था सैनिकों के साथ, ये समझते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। कैसा भेदभाव, आपको अपर पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा, आपको लो ग्रेड पोस्ट पे रखा जाएगा, कम वेतन का भुगतान किया जाएगा, नस्लीय रूप से अपमानित किया जाएगा। क्यों, आप काले हो। नस्ली मतलब क्या होता है, गोरे काले का भेद। इसके बाद भी क्या पता है, 1857 रिवोल्ट के पहले भारत में समुद्र को पार करना या लांघना पाप माना जाता था। अभी भी आप घर में देखोगे कि पानी अगर रखी है तो पानी को ना मतलब लांघ कर नहीं जाते हैं। तो समुद्र के पार जाना पाप माना जाता था। अंग्रेजों ने एक रूल लाया कि भैया आप सैनिक हो तो आपको समुद्र के पार भी लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। सैनिकों ने कहा अच्छा, मौका मिले हम आपका विद्रोह करेंगे। तो ये भी हम सैनिकों में रख सकते हैं या धार्मिक कारण में रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ कारण देखते हैं। सैन्य असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण देखो, अभी मैंने जो कहा, जनरल सर्विस एनॉलिटमेंट एक्ट 1856 था, जिसने सिपाहियों को जब भी आवश्यकता होती समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया। जबकि अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के अनुसार समुद्र को पार करना, लांघना पाप माना जाता था। आज किसी को कह दो कि तुम्हें विदेश नहीं जाना है, समुद्र पार नहीं करना है, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा उसके घर में। भारत छोड़ो आंदोलन उसके घर में हो जाएगा, क्योंकि अब सोच बदल गई ना। ये तो गलत सोच था। लेकिन इस विद्रोह में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाया इसने। फिर 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। इसके पहले क्या होता था कि आर्मी है, आप कहीं भी हैं तो आप अपने घरों में चिट्ठियां, लेटर भेज सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस डाकघर अधिनियम के जरिए
आपको स्टैंप यानी डाक टिकट चिपकाना पड़ेगा अपने लेटर पर। अपने लेटर पर डाक टिकट चिपकाना पड़ेगा, जिसकी कीमत आई थिंक उस समय 5 पैसे हुआ करती थी। 5 पैसे 1 पैसा ऐसा ही कुछ है। तब सोचो यार, उस समय की बात कर रहे हैं, 1857 के रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। उस समय 5 पैसे बहुत हुआ करते थे। 5 पैसे बहुत हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने कहा भैया अब आपको पैसा लगेगा, घर भेजोगे चिट्ठी तो बोला ठीक है, आप ही से हम लड़ लें, आप ही से फाइनल लड़ लें, फाइनल कर लें, ठीक है। अरे बात समझ बच्चों, ये सब अंग्रेजों के प्रति मन में एक विद्रोह की भावना घर करने लगी। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉजेज या कंटेम्पररी कॉजेज की बात करें, एनफील्ड राइफल्स को लागू करना। पहले राइफल चलता था ब्राउन बेस राइफल चलता था पहले, अब इसको हटा दिया गया, अब लाया गया एनफील्ड राइफल। उन्नत किस्म के है ना, अपग्रेडेड वर्जन है। एनफील्ड राइफल में क्या होता था, गोली को फीड करने के लिए पहले मुंह से उसे काटना पड़ता था, तब गोली लगती थी, तब कारतूस लगता था। अब वो जो काटते थे ना, वो कारतूस को गोमांस और सुअर के मांस से बनाया गया था। अब भाई अगर हम पंडित हैं, अगर हम मुस्लिम हैं, पंडित हैं तो हमें ये, मुस्लिम हैं तो हमें ये हजम नहीं होगा, जो विद्रोह का मुख्य कारण बनता है। यहीं पर देखा कौन, मंगल पांडे, और कहा यार ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट होगा, हमारे समाज वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी नौकरी करने से क्या फायदा, ऐसी नौकरी करने से क्या फायदा। मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। यानी विद्रोह की शुरुआत और प्रसार कहां से मानी जाती है, तो 29 मार्च 1857 को 34th एनआई यानी नेटिव इन्फेंट्री, दैट मींस पैदल टुकड़ी, जिसमें केवल और केवल भारतीय शामिल थे, कि एक भारतीय सिपाही सैनिक मंगल पांडे क्या नारा दिया, देखो सब कुछ डालते जा रहे हैं। मारो फिरंगी को किसने नारा दिया, मंगल पांडे ने। बैरकपुर छावनी कलकत्ता के नजदीक में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूजन और बाग की हत्या कर दी। क्या क्या, गोली दाग दिया, बोला हम यूज करेंगे ही नहीं, हम यूज नहीं करेंगे, और अपने अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अब एक सिपाही ने तो विद्रोह कर दिया। अब समझना, विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए बोला यार अगर ये विद्रोह कर दिया है और अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। सारे सैनिकों के सामने फांसी दी गई ताकि कोई और विद्रोह करने की हिम्मत ना कर सके। ठीक है बच्चों, लेकिन विद्रोह की शुरुआत मेरठ में से मानी जाती है 10 मई 1857 को। किसने विद्रोह किया, 20 NI और 2nd NI के सैनिकों ने। NI यानी नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन क्या आएगा, 1857 की रिवोल्ट की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857 को। किसने किया, 20 NI और 2nd NI ने किया है। ठीक है, विद्रोह तो कर दिए, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आया बाबा करें क्या, कैसे लड़ें। कोई तो नेता होना चाहिए ना हमारा, हम लोग तो सब आर्मी हैं। अब आर्मी एक दूसरे कहे कि मैं नेता तो अपने आप में लड़ मरेंगे हम। कुछ समझ में नहीं आया। मेरठ से सेना निकल कर आ गई दिल्ली नेक्स्ट डे यानी 11 मई को, और कहा यार एक काम करते हैं, भैया ये लाइव चल रहा है, ठीक है संजय जी। तो दूसरे दिन 11 मई को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, दिल्ली की ओर निकले। अब समझना, आप लोग जुड़ते नहीं हो ना क्लास में, आप लोग आते ही नहीं हो, लाइव चलता है रोज 2 से 3, ठीक है। तो मेरठ से दिल्ली, अब दिल्ली पहुंचने के बाद सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। बोले एक काम कर,
बहादुर शाह को पूरा भारत जानता है। हाँ भाई, अंतिम शासक है, इसे ही हम अपना नेता मानते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली की ओर कूच किया और वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह ए हिंदुस्तान, भारत के सम्राट के रूप में घोषणा कर दी और बोला, जापना, हम आपके ही छत्र छाया में इस युद्ध की शुरुआत करते हैं, ये युद्ध लड़ेंगे। भाई इस समय बहादुर शाह की उम्र 80 वर्ष है। इसकी भी स्थिति खराब थी, इसकी भी स्थिति खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि भाई 80 साल का बूढ़ा है, अंग्रेज प्रेशर दिए हुए, ये भी सोचता क्या है पता है कि भाई अगर हार गया अंग्रेज तो फिर से हम शासक बन जाएंगे। इसने भी कहा ठीक है, हम आपके नेता बने, मैं आपका नेता। लेकिन विद्रोह क्या हुआ? हार गए हम लोग। क्यों हार गए? क्योंकि हम लोगों ने टुकड़ों में लड़ाइयां लड़ी थी, टुकड़ों में लड़ाइयां लड़ी थी, टुकड़ों में। सबके अपने अपने कारण थे, इसीलिए हारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों हारे? झांसी की महारानी ने क्यों लड़ाइयां लड़ी? क्योंकि इनका झांसी छीन लिया गया, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में भाग लिया। हमें झांसी चाहिए, बाकी बात कुछ नहीं चाहिए। नाना साहब क्यों लड़े? क्योंकि इनका पेंशन बंद कर दिया गया था। नाना साहब का निकनेम धोंधू पंत है, धोंधू पंत है। इनका पेंशन बंद कर दिया गया। भैया हमारा पेंशन बंद कर दिए हो यार। यानी देख रहे हो, कहीं भी राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं है, कहीं भी कोई भारत के बारे में सोच ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग ये युद्ध हार गए। अब ये बताने के पीछे रीजन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आएगा आपका कि भारत में विद्रोह कहां कहां हुआ था। और एक चीज याद रखना, साउथ इंडिया इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बोला भैया ये नॉर्थ इंडिया वालों की प्रॉब्लम है, वो मरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। साउथ इंडिया वाले इस युद्ध में भाग लिए ही नहीं। क्वेश्चन क्या आएगा? लखनऊ में, या जिसे हम अवध कहते हैं, 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। किसने उसे हराया? सर कॉलिन कैंपबेल ने। कानपुर में किसने? नाना साहब, जिसका निकनेम धोंधू पंत है, किसने कंट्रोल किया? सर ह्यू व्हीलर ने कंट्रोल किया है। झांसी अभी कुछ देर पहले कहा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, अगर हम बात करें दमनकारी की तो ह्यूरोज। याद रखना, ये तो सिंपल है याद रखने का तरीका। कैसे याद रखें? रानी को किसने हरा दिया? हीरो ने हरा दिया। बिहार जगदीशपुर, बिहार जगदीशपुर जो आरा भोजपुर पड़ता है, कौन लड़े? कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। और एक बात समझना, बाबू कुंवर सिंह पता है क्यों लड़े? क्योंकि इनकी जमींदारी छीन ली गई थी। भैया हमें जमींदार बनना है, जमींदारी हमारी मत छीनो। इनको कौन हराया? विलियम टेलर और विंसेंट आयर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फैजाबाद नेता कौन? मौलवी अहमदुल्लाह बरेली, खान अब बहादुर खान, खान बहादुर खान। एक चीज और समझना बच्चों, दिल्ली बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और इस रिवोल्ट में बहादुर शाह जफर सब लोग हार गए। तब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। ये छुपे हुए थे हुमायूं के मकबरा दिल्ली में, और इन्हें गिरफ्तार करके भेजा गया कहां? मेरे पिया गए रंगून, यानी बर्मा की राजधानी रंगून, जिसे हम जानते हैं बर्मा का नया नाम म्यांमा, इसे हम जानते हैं नायपीते। हाँ, अंग्रेज साउथ इंडिया में भी तो अंग्रेज का अत्याचार होगा, तो वो क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े। मैंने क्या कहा? मेरी बात समझना, इसलिए लड़े नहीं क्योंकि
मैंने क्या कहा शुरुआत में, जितने भी शिक्षित वर्ग हैं, एडुकेटेड क्लास हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं किए। अब मान लीजिए आप अनपढ़ हैं, अगर पढ़ा लिखा आपको जो समझाएगा आप तो वही करोगे, आप वही करोगे ना, वही करोगे ना। और खासकर अंग्रेजों का जो क्षेत्र था, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ज्यादा फैले हुए थे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कम फैले हुए थे। तो मैंने क्या कहा, जैसे अभी की बात करें, अगर जम्मू कश्मीर में कोई एक पत्थर फेंकता है तो तमिलनाडु वालों का दिल जल जाता है कि हमारे देश पर खतरा है। इस समय बच्चों, देश जैसी कोई बात थी ही नहीं, देश जैसी कोई बात, कॉन्सेप्ट थी ही नहीं। क्योंकि देखा जाए, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो पता है 562 देसी रियासत है। देसी रियासत यानी छोटे छोटे राज्य हैं। अब सोचो, जिन राजा को दिक्कत होगा वही राजा तो लड़ेगा, जिसको दिक्कत ही नहीं है वो क्यों लड़ेगा, वो क्यों लड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा देश एक है। क्लियर है दीपिका जी? बहुत बढ़िया। यानी दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जिसको कहां भेजा गया, रंगून भेजा गया था, जिसे हम नाई पीते जानते हैं। विफलता के कारण हारे क्यों? अब देखो कैसे हारे। कई सारे राजा अंग्रेजों के वफादार बने रहे, कई सारे राजा अंग्रेजों के वफादार बने रहे। फॉर एग्जाम्पल, ग्वालियर के सिंधिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंदौर के होलकर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हैदराबाद के निजाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जोधपुर के राजा ने पार्टिसिपेट नहीं किया, भोपाल के नवाब, पटियाला, सिंध और कश्मीर के शासकों और नेपाल के राणा जैसे कुछ स्थानीय शासकों ने अंग्रेजों को समर्थन किया है, अंग्रेजों को समर्थन किया है, ना कि भारतीयों को। तो यार हमें भारतीयों से लड़ना पड़ा है। अंग्रेज तो लड़ ही रहे हैं अंग्रेजों से, हम भारतीय से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सेनापति, सेना में मैक्सिमम कौन थे? भारतीय थे। फिर अंग्रेजों की तुलना में हमारे पास जो वेपन्स थे वो लो ग्रेड के थे। वो क्या थे? लो ग्रेड के थे। और सबसे बड़ी चीज, हमें ट्रेनिंग किसके द्वारा मिली थी? अंग्रेजों के द्वारा मिली थी। तो हमारे कमियों के बारे में पता है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको मुझसे फाइट करनी है टेस्ट में। सपोज एसएससी का एग्जाम देने आप पहुंचे, मैं भी पहुंचा, और आपको फाइट करनी है मेरे से। मुझे पता है ना, मैंने आपको पढ़ाया है और मुझे पता है कि आप गलतियां कहां करते हो। तो अंग्रेजों को पता था भारतीय गलती कहां करेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग कौन दे रहा था? अंग्रेजी दिए थे। प्रभावी नेतृत्व की तुलनात्मक कमी, हमारे पास नेतृत्व था ही नहीं, सब हम अपने अपने कारण से लड़ रहे थे। पल्लवी लड़ रही थी, क्यों? हमें पेन चाहिए। दीपिका लड़ रही, क्यों? हमें कॉपी चाहिए। मेरी बात समझ रहे? संजय जी लड़ रहे हैं, क्यों? हमें मोबाइल चाहिए। यानी जितने लोग थे सब अपने अपने कारण से लड़ रहे थे। ये सबसे बड़ा डिमेरिट था। और क्या कहा, जितने भी एडुकेटेड लोग थे, इंटेलिजेंट थे, बुद्धिजीवी थे, इन्होंने समर्थन नहीं किया था। ठीक है बच्चों। अब 1857 का जो रिवोल्ट है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट किताबें देखने को मिलती है जो आपके एग्जाम में कई बार आए हैं और पूछे गए हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 59 किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, भारतीय विद्रोह के कारण, किसने लिखा? सर सैयद अहमद खां 1873 में। ये आप एकदम नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 59 किसके द्वारा लिखा गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कब लिखा गया? तो इधर ईयर है, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, भारतीय विद्रोह के कारण किसने लिखा? सैयद अहमद खान 1873। सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा। कब लिखा? 1909 में। द सिपियो म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह, किसने कहा? आरसी मजुमदार ने कहा। कब लिखा? 1957 में। 1957 में।
फिर एक बुक आई केवल 1857, ये किसने लिखा? एसन सेन ने लिखा। तो ये तो किताब हो गई। परिणाम क्या हुआ इसका? आखिर इस रिवोल्ट के बाद परिणाम की अगर हम नजर डालें तो परिणाम क्या देखने को मिले? परिणाम यही देखने को मिले कि अब अंग्रेज जो थे वो भारतीयों से दूरी बनाने लगे, भारतीयों से दूरी बनाने लगे कि यार अब इनके पास नहीं जाना, क्योंकि इनके पास जाएंगे तो अंग्रेजों की ये मोनोपोली जान जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ और कहा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो खत्म। अब यहां पर शासन किसका होगा? तो अंग्रेजों का शासन नहीं, अंग्रेजी सरकार का शासन होगा, अंग्रेजी सरकार का शासन होगा। और अब गवर्नर जनरल वायसराय कहे जाने लगे, गवर्नर जनरल वायसराय कहे जाने लगे। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के रिवोल्ट में थे, वही भारत के पहले वायसराय कहे गए। गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर कुछ नहीं था बच्चों। अंतर क्या है? अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। इधर इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, और इधर संस्कृत स्कूल है। यहां के जो हेड होंगे उनको हम बोलेंगे प्राचार्य, यहां इंग्लिश स्कूल के जो हेड होंगे उनको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, डीन बोलेंगे। दोनों के काम में कोई डिफरेंसेस, कोई अंतर नहीं है। वही गवर्नर जनरल और वायसराय। अंग्रेज का जो प्रतिनिधित्व, अंग्रेजी कंपनी का जो प्रतिनिधित्व करता था गवर्नर जनरल कहलाता था, ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिनिधित्व करे रिप्रेजेंटेटिव है वायसराय कहला रहा है। कहां अंतर है? कुछ, कोई अंतर नहीं था। तो ये थी 1857 रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, कारण क्या था, उसके परिणाम क्या हुए, यानी आई थिंक समझ में आया होगा आपको।